Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So now we come to the first news. Supreme Court notices to center West Bengal government on blanket immunity of governor. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को on blanket immunity of governor. So what is this issue regarding the blanket immunity? देखिएगा हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 361 ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने ऑफिस में होंगे, गवर्नर या प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में होंगे तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। अब इस इम्यूनिटी को चैलेंज किया है पेटिशनर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब हुआ क्या कि द प्ली चैलेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग क्लेम्ड बाय गवर्नर सीवी आनंद बोस इन मोलेस्टेशन कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं मिस्टर आनंदा बोस, इनके खिलाफ एक मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हुए, कंप्लेंट लगी इनके खिलाफ मोलेस्टेशन की। अब उसमें ये इम्यूनिटी क्लेम कर रहे हैं कि नो क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है गवर्नर को, इसको चैलेंज किया है पेटिशनर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रिगार्डिंग नोटिस इशू किया है भारत सरकार को और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। पेटिशनर की डिमांड क्या है? पेटिशनर की डिमांड यह है कि ये जो इम्यूनिटी मिली है कि गवर्नर के या प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती जब तक कि वो अपने ऑफिस में रहते हैं। वो कहते हैं कि ये इम्यूनिटी गलत है एज पर द व्यू ऑफ द पेटिशनर। और ये इम्यूनिटी जो है इसमें अनसर्टेनिटी है, यानी कि इसमें एम्बिगिटी है, अनसर्टेनिटी है। यहाँ पर पेटिशनर ने डिमांड की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि कितनी इम्यूनिटी है और ये क्या इम्यूनिटी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग भी है। यहाँ पर पेटिशनर का व्यू ये है कि ये जो इम्यूनिटी मिली है इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं आती और एटलीस्ट कम से कम पुलिस उनसे ये पूछे कि क्या उन्होंने मोलेस्टेशन इस तरह से किया है या नहीं है। तो मतलब पुलिस शुड बी गिवन द राइट टू इन्वेस्टिगेट even against the offenses committed by the governor or president. So this is the petition, this is the view of the petitioner or the demand of the petitioner. So in this regard, Honorable Supreme Court has issued to the government of India and the government of West Bengal to know their views. Now we come to next news. DMK leader moves मद्रास हाईकोर्ट चैलेंजिंग 3 न्यूज लॉज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी 3 नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये जो हमारे देश के 3 कानून हैं इनके नाम पहले आईपीसी था, यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, दूसरा था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड थर्ड बार द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये 3 कानून पहले थे और अब इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर दिया है हमारे 3 कानूनों ने। तो पहला कानून है हमारा भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम और ये जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। तो तीनों कानूनों को रिप्लेस कर दिया गया है फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से। अब यहाँ पर जो यहाँ पर है पेटिशनर, उन्होंने इसको चैलेंज किया है किस ग्राउंड पर? उन्होंने इसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया है कि जो हमने इनके नाम बदले हैं, जैसे पहले नाम था इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट,
तो वो सारे इंग्लिश में नाम थे, लेकिन अब हमने ये जो नाम है वो भारतीय भाषा में रखे हैं, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि पेटिशनर की कंटेंशन ये है कि आर्टिकल 348 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहता है कि it requires that the authoritative text of all laws to be in English including the title। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 ये कहता है कि भारत में जितने भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हैं, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब है जितने भी कानून हैं या जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब किस में होने चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। इवन उनके जो टाइटल हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग टाइटल्स। लेकिन यहाँ पर जो टाइटल हैं हमने कैसे लिखे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनका कंटेंशन ये है कि हेयर वी हैव वायलेटेड द आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके जो ये वायलेशन हुआ है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि या तो इनके नाम बदले जाने चाहिए। सेकंड कंटेंशन इन्होंने ये रेज की है, सेकंड कंटेंशन इन्होंने ये रेज की है कि ये जो हमारे 3 नए कानून आए हैं 1 जुलाई 2024 से, ये कानून बहुत ही जल्दी में पास किए गए हैं क्योंकि और इन पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ। जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम कोई भी कानून पास करते हैं तो उस कानून का सोसाइटी पे एक इम्प्लीकेशन होता है और उस पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनको हम लोग चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और वो उस पर डिस्कशन करें। तो पेटिशनर की कंटेंशन ये है क्योंकि जब ये कानून बनाए गए थे तो इन पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए भी ये थोड़ा सा उस लाइन के अगेंस्ट हैं, उस नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं जिसमें कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले या जनता पर लागू करने से पहले उसके प्रॉपर इम्प्लीकेशंस को देखा जाए और उस पर प्रॉपर आर्ग्यूमेंट हो, प्रॉपर डिस्कशन हो पार्लियामेंट में। सो now we come to next news। हाई कोर्ट स्टे खान्स मूव फॉर वीसी सिलेक्शन पैनल। तो बेसिकली क्या है कि केरला हाई कोर्ट ने, जो वहां के गवर्नर हैं मिस्टर आरिफ खान, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सर्च कमेटी बनाई है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके वाइस चांसलर को सिलेक्ट करने के लिए। सो अभी तक हमारे देश में प्रैक्टिस क्या है, अभी तक हमारे देश में प्रैक्टिस ये है कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए एक सर्च कमेटी बनेगी। और सर्च कमेटी कौन बनाते हैं, तो सर्च कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। कौन बनाते हैं, गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट उसको बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस सर्च कमेटी बनाने की जो गवर्नर की पावर है उसको चैलेंज किया गया है, और उसको चैलेंज किस आधार पर किया गया है, ये चैलेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 162 एंड 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनकी कंटेंशन ये है दैट ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कुड कॉन्स्टिट्यूट दीज कमिटीज यूजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव पावर अंडर आर्टिकल 162 एंड 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्योंकि ये पावर एग्जीक्यूटिव पावर है और ये पावर आर्टिकल 162 और 246 के अनुसार केवल स्टेट गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज कर सकती है, तो इसलिए जो इस पावर को गवर्नर ने एक्सरसाइज करा है ये लीगली रॉन्ग है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो पावर गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है सिमिलर पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुंबई होर्डिंग क्रैश एक्ट ऑफ गॉड क्वैश एफआईआर एक्यूज्ड। तो बेसिकली क्या हुआ, मुंबई में 13 मई को एक घटना हुई जिसमें डायरेक्टर ऑफ ईगो मीडिया उनके खिलाफ एफआईआर फाइल की गई। रीजन क्या था कि यहाँ पर जो एक होर्डिंग था, होर्डिंग के गिरने से 17 लोगों की डेथ हो गई और उनके खिलाफ नेग्लिजेंस का केस रजिस्टर्ड हो गया।
तो केस रजिस्टर्ड हुआ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट अंडर सेक्शन 304 ए आईपीसी। ठीक है। क्योंकि हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है ये 1 जुलाई 2024 से आई है और ये इंसिडेंट जो है वो 13 मई 2024 का है। तो केस रजिस्टर्ड हुआ होगा आईपीसी में और ये केस जो है इट वाज रिलेटिंग टू द रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट और इससे संबंधित सेक्शन है 300 संबंधित सेक्शन था 304 ए ऑफ द आईपीसी। ठीक है। 304 ए कहता था कि अगर किसी पर्सन के रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो पर्सन उस डेथ के लिए लायबल होगा और उसको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर जो एगो मीडिया के डायरेक्टर हैं मिस्टर भावेश बिंदे, इन्होंने ये डिफेंस ली है कि इसमें हमारी नेग्लिजेंस नहीं थी, रादर इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है। अब एक्ट ऑफ गॉड क्या है? एक्ट ऑफ गॉड इज अ जनरल डिफेंस इन द लॉ ऑफ टॉट। तो जब हम आपको लॉ ऑफ टॉट पढ़ाते हैं तो हम आपको एक्ट ऑफ गॉड की एक डिफेंस पढ़ाते हैं। अब ये डिफेंस वो क्यों लेना चाहते हैं? ये देखिएगा, अगर वो ये डिफेंस लेते हैं कि ये उनकी लापरवाही से काम नहीं हुआ बल्कि ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से काम हुआ, यानी कि सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी उस टाइम पर, जैसा उन्होंने कहा है कि उस दिन जो ये विंड है, विंड की स्पीड वो 96 kmph थी, किलोमीटर पर आवर थी। इसकी वजह से ये होर्डिंग गिरा और जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। तो वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें मेरी नेग्लिजेंस नहीं थी या ये जो एक्ट है ये एक्ट ऑफ गॉड था, क्योंकि उस दिन हवा बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से होर्डिंग गिरा। अब ये मेरा इस न्यूज को बताने का पर्पज ये है क्योंकि ये लीगल न्यूज है और ये एक्ट ऑफ गॉड जो है आपका एक लॉ ऑफ टॉट में एक टॉपिक है एंड दैट इज द सेकंड टॉपिक, जनरल डिफेंसेस। अब अगर उनको ये डिफेंस मिल जाती है तो फिर उनकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू प्रोब क्विड प्रो क्यो वाया इलेक्टोरल बॉन्ड। अब यहां पर जैसे आप जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया बिकॉज दे वर अगेंस्ट आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये किसके अगेंस्ट था? राइट टू नो, जो सिटीजन का राइट है उसके अगेंस्ट था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अभी एक नया इशू क्या है? नया इशू ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे उसमें क्विड प्रो क्यो का इशू था। अब ये क्विड प्रो क्या है? क्विड प्रो क्या मतलब होता है? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है। एंड इट इज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन। तो जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक टर्म होती है कंसिडरेशन। तो जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी काम के बदले दूसरा कुछ देती है। अब यहाँ पर ये क्विड प्रो क्यो का इशू यहाँ पर क्यों आया, अब हम उसको समझते हैं। देखिएगा, ये एलिगेशन है पेटिशनर का कि जब जिन जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी ने या और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन्होंने रेड मारी उन कंपनीज पर या उनके खिलाफ कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उन कंपनियों ने ही पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत ज्यादा पैसे डोनेट करे। तो यहां से एक एप्रीहेंशन आया माइंड में कि कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनके खिलाफ, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से डिसरप्ट करने की काम किया गया। तो मान लिया अगर एक कंपनी है और आज उस कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है, या तो ईडी की हो या सीबीआई की हो, और वही कंपनी रूलिंग पार्टी को एक बहुत ज्यादा अमाउंट जो है डोनेट करती है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, उसको इस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने की कोशिश तो नहीं की गई। तो इसी बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और इसी मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट अलाउज प्रोटेक्शंस टू इंटरफेथ लिव इन कपल अंडर यूसीसी। तो देखिए, पहले बात हम समझते हैं कि जो उत्तराखंड है अब वो हमारे देश का दूसरा कानून बन गया है
दूसरा स्टेट बन गया है। उत्तराखंड अब हमारे देश का दूसरा स्टेट बन गया है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। अब व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम बहुत ब्रीफ में समझेंगे। देखिए, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि हमारे देश में जितने भी पर्सनल मैटर्स हैं, भले ही वो किसी भी रिलीजन के लोगों के हों, उन सब के लिए एक कानून होना चाहिए। अभी हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंजाबी। अब हम सबके जो पर्सनल मैटर्स हैं, लाइक मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, वो डिफरेंट डिफरेंट कानून से गवर्न होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि हम सबके लिए एक ही कानून हो जो हम सबके पर्सनल मैटर्स को गवर्न करे। अब क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, तो अब अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इस पे कानून नहीं बनाती है तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे देश में ये जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं, वो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर उन विषय पर या उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाती तो हम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। अब हमारे देश में दो स्टेट ऐसे हैं, एक गोवा और दूसरा है उत्तराखंड, जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। यानी कि जो भी उन स्टेट में रहने वाले लोग हैं उनको अपने पर्सनल मैटर एक ही कानून के द्वारा डील करने पड़ेंगे। अब ये नया एक मुद्दा आया है, नया एक केस आया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का केस क्या है कि यहाँ पर एक फीमेल है जिसकी एज 26 ईयर है और एक मेल है वो जो है 21 ईयर का है। फीमेल हिंदू है और मेल जो है मुस्लिम है, और ये कुछ दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब इनको जो इनके नियर रिलेटिव्स हैं उनसे थ्रेट्स मिल रही हैं रिगार्डिंग देयर राइट टू लाइफ। तो ये कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं और इन्होंने कोर्ट से डिमांड की है कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड का, वो ये कहता है कि अगर वो पर्सन अपनी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराते हैं 48 आवर्स में तो उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। इनके जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि उनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, क्योंकि ये अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती तो उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। अब हम समझते हैं कि हाउ नॉट ग्रांटिंग प्रोटेक्शन और नॉट गिविंग प्रोटेक्शन टू द such couple will amount to the violation of article 21। अब कैसे वायलेशन होगा? देखिए, आर्टिकल 21 जो है वो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी तो यहाँ पर ये है कि भाई जो जिससे शादी करना चाहता है उसकी शादी उससे हो जानी चाहिए। अब अगर उसकी शादी नहीं हो पा रही है या उसको थ्रेट मिल रही है तो उसके इस राइट का वायलेशन है। और थ्रेट उनको मिल रही है कि उनको मार दिया जाएगा या उनके खिलाफ कुछ गलत उनको इंजरी की जाएगी, तो इस तरह से उसकी राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर वो अपनी इसको लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराते हैं विद द कंसर्न्ड अथॉरिटी देन दे विल बी गिवन द प्रोटेक्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी क्विट्स 5 ईयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। तो ये एक न्यूज है जिसमें कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है मिस्टर मनोज सोनी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और रेजिग्नेशन जो दिया है इन्होंने ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन दिया है। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि यूपीएससी के कौन से चेयरमैन हैं जिन्होंने रिसेंटली रेजिग्नेशन दिया है। तो नाम है इनका मनोज सोनी। ये काफी दिनों से यूपीएससी में थे, पहले ये मेंबर थे और अभी ये चेयरमैन बने। तो अभी इन्होंने, इनका टर्म भी पूरा नहीं हुआ और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म ही हैज गिवन द रेजिग्नेशन। अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.